दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जमाने से शिकायत न करो बल्कि खुद को बदलो। क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, न कि सारे शहर में कालीन बिछाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 4 अक्टूबर और आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 4 अक्टूबर के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहली खबर है वो ये है कि परिषदीय स्कूलों में 79,568 अध्यापक जो हैं वो सरप्लस हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है, अगर उस डेटा के मुताबिक देखा जाए तो इस समय लगभग 80,000 शिक्षकों की भर्ती ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो मान्य पद हैं उसके हिसाब से लगभग 70,000 पद अभी भी रिक्त हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है सामने वो ये है कि बेसिक स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है और शिक्षकों की भर्ती तो हो ही रही है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा निकल कर आया है ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। केंद्र सरकार ने पदों को व्यवस्थित करने का सुझाव दिया है और यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 79,568 सहायक अध्यापक ज़्यादा हैं। और ये दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का अपनी रिपोर्ट में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहा है कि सरकार को इन पदों को व्यवस्थित करने और सभी स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता तय करने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के कुल 1,58,000 से अधिक स्कूलों में 3,79,000 से ज़्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। 1,40,000 से अधिक शिक्षा मित्र भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस प्रकार स्कूलों में कुल 5,19,000 शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। कितने? 5,19,000। प्राथमिक स्कूलों में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए, जबकि जूनियर हाई स्कूल में 35 पर 1 अध्यापक होना चाहिए, यानी कि 35 छात्र पर 1 टीचर। परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.76 करोड़ विद्यार्थी जो हैं वो नामांकित हैं। तो केंद्र का मानना है कि सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या और पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में लगभग 80,000 सहायक अध्यापक अधिक हैं। हालांकि विभाग में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य की करीब 1.26 लाख पद खाली हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने यह बताया है कि अगर छात्रों की संख्या और अध्यापकों का अनुपात जो रेशियो है उसको देखा जाए तो लगभग 80,000 अध्यापक अभी भी अधिक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो शिक्षक जाते हैं चुनकर, ये उनका नैतिक कर्तव्य होता है कि प्राइमरी स्कूलों की बारे में जो धारणाएं हैं उसको बदलें, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाएं और अधिक से अधिक बच्चों को मोटिवेट करें कि वो बेसिक स्कूलों में ही आए। इससे एक तो उनका धन बचेगा, दूसरे आपकी नौकरी, आपके रोजगार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ आगे बढ़ें तो अगली खबर है कि स्टाफ नर्स की परीक्षा में 80% अभ्यर्थी शामिल रहे। हालांकि पिछली जो परीक्षाएं हुई यूपीपीएससी के माध्यम से जीआईसी की हुई थी और आश्रम पद्धति लेक्चरर की हुई थी, उसमें आधे से भी कम जो अभ्यर्थी थे उपस्थित रहे। लेकिन ये जो परीक्षा थी स्टाफ नर्स की, तो इसमें तो पहले से पता था कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुल मिला के 3,012 पदों के लिए 1,02,041 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 81% से अधिक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लगभग 19,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ा है। तो कुल मिला के ये जो परीक्षा हुई 11 बजे से लेकर कुल 1 बजे तक हुई थी। 170 प्रश्न पूछे गए थे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न थे। तो ये प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं अगर आप यूपीपीसीएस, जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर अन्य कोई भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं इस वर्ष। और जैसे कि लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, यूपी SSSC की अन्य परीक्षाएं होने वाली हैं और वैकेंसीज भी आने वाली हैं यूपी SSSC वगैरह की। तो ये जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं और सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं, इसको तो आप ज़रूर देख लेना। और इस जो ये वीडियो है यानी कि सामान्य अध्ययन के जो 30 प्रश्न है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, तो जाकर देख लीजिएगा। और इसी के साथ जो नर्सिंग के सवाल थे वो 120 सवाल थे। बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये था कि ये जो परीक्षा हुई है इसमें उपस्थिति ठीक ठाक रही है। ये जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं जीएस और हिंदी के, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी, यूपी SSSC मुख्य परीक्षा और आदि सभी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और वहीं पर फ्रेंड्स अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बीएड है
उसके सापेक्ष अब बीटीसी यानी कि डीएलएड का जो क्रेज है वो इतना कम हो गया है कि इस बार तो सीटें ही नहीं भर पाई हैं। कई कॉलेजों ने तो अप्लाई कर दिया है कि उनकी जो मान्यता है वो वापस ले ली जाए। 2021 सत्र के लिए कुल 1,32,000 सीटें खाली रह गई हैं। पूरे प्रदेश में कुल 3,087 प्राइवेट डीएड कॉलेज हैं और संस्थानों पर अब ताले भी पड़ने लगे हैं। तो यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक कॉलेजों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को पत्र लिखकर संबद्धता वापस लेने का अनुरोध किया है। ये कॉलेज अब डीएलएड का प्रशिक्षण नहीं कराना चाहते हैं। क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्यों क्रेज घट गया? क्योंकि 2018 में एनसीटीई ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया था। अन्य प्रदेशों में 12वीं के बाद डीएलएड होता है, यूपी में स्नातक के बाद होता है। और डीएलएड की काउंसलिंग बीएड के साथ होने के कारण अभ्यर्थी जो थे वो बीएड की तरफ चले गए। तो ये 3 मुख्य वजहें थी कि इस बार एडमिशन नहीं हो पाए हैं। पिछले साल का जो सत्र रहा वो शून्य रहा था और इस साल सीटें जो थी वो मैक्सिमम खाली गई हैं। 106 प्राइवेट कॉलेजों को एक भी छात्र नहीं मिले हैं। सैकड़ों कॉलेज ऐसे हैं जहां पर मुश्किल से 10-12 स्टूडेंट उनको मिल पाए हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में ऐसे विद्यालय जो कि छात्र और शुल्क पर निर्भर करते हैं, तो शिक्षकों और स्टाफ को वेतन देने को लेकर उसका खर्च उठाना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। यूपी में 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें 10,600 हैं सीटें। प्राइवेट कॉलेजों में कुल इनकी संख्या कितनी है? 3,087 है। यहाँ पर 2,18,300 सीटें हैं। तो अल्पसंख्यक कॉलेजों में 50% सीटों पर ये प्रवेश स्वयं लेते हैं। इस साल आवेदकों की संख्या कम होने से 3 बार आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी। इसके बावजूद 2,40,292 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया था। 1 अक्टूबर को जारी अंतिम आवंटन में 96,134 सीटें ही भरी जा सकी थी। आधी से अधिक सीटें खाली रह गई थी। तो बेसिकली इस बार देखा जाए तो मतलब डीएलएड के लिए तो स्थिति बहुत ही खराब है। 106 कॉलेजों को कोई बच्चे नहीं मिले हैं, तो इनके लिए अब खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर संविदा शिक्षकों की भर्ती का साक्षात्कार 6 अक्टूबर से होने वाला है। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का साक्षात्कार ये 6 से 9 अक्टूबर सुबह 10 से 5 बजे तक चलेगा। राजकीय इंटर कॉलेज में होगा। DIOS आर्यन विश्वकर्मा ने रविवार को इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, तो 6 अक्टूबर को श्री श्याम लाल शुक्ल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अयोध्या कोरांव, श्री कृष्ण संस्कृत पाठशाला खदरहन का पूरा सिरसा, ये नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जो संविदा शिक्षक होंगे उनके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है आयोजित की जाएगी। और बात करें तो पीजीटी परीक्षा के लिए अभी 11 विषयों के परिणाम जारी होने हैं। हालांकि नियर अबाउट ये परीक्षा का जो परिणाम है वो रेडी हैं और बहुत जल्दी ये आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि टीजीटी और पीजीटी का जो अंतिम रिजल्ट है वो अगले 2-4 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। जो परिणाम घोषित नहीं हुए वो भी। और टीजीटी के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे ही परिणाम जारी होगा कुछ ही दिनों के बाद आपका जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देन आफ्टर आपको कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। क्योंकि इस बार टीजीटी में कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है। पीजीटी के लिए जो विषय जिनके लिए परिणाम जारी कर दिया गया है उसका इंटरव्यू कल से हो रहा है। तो 20 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे ये परिणाम। 5 से लेकर 20 अक्टूबर इंटरव्यू में 12 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को शामिल होना है। इसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, मनोविज्ञान, कला, तर्कशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान और संगीत वादन का साक्षात्कार 5 से 14 अक्टूबर, जबकि संस्कृत और रसायन विज्ञान के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर के अनुसार साक्षात्कार तिथि और समय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। पहले बैच का साक्षात्कार सुबह 8 बजे से दूसरे बैच का साक्षात्कार दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। रिपोर्टिंग टाइम होगी सुबह 11 बजे। मतलब साक्षात्कार के लिए रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रमशः सुबह 11 बजे और अपराह्न 3 बजे निर्धारित किया गया है। तो इंटरव्यू जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं। और देखो आवाज़ मेरी आज भी ख़राब है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। वहीं पर फ्रेंड्स अगर बात करें तो कोविड-19 के कारण लगभग 2 सालों से बच्चों के जो स्कूल बंद हैं, तो उसको लेकर विश्व बैंक ने एक सलाह दी है कि स्कूलों को बंद रखना ये कोई हल नहीं है। इससे बच्चों में व्यवहारगत और फिजिकल कई सारे ऐसे चेंजेज आ जाएंगे जो कि उनके लिए शुभ लक्षण नहीं है। तो स्कूल खोलने के लिए टीकाकरण का इंतजार नहीं करना चाहिए और स्कूल खोलने के बजाय बंद रखने की ज़्यादा नुकसान है, ऐसा कहना है विश्व बैंक का। तो विश्व बैंक ने सलाह ये दी है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल खुल चुके हैं
और वैज्ञानिक प्रमाण भी इस तरफ स्पष्ट संकेत करते हैं कि बच्चों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका जो होती है वो कम होती है। तो विश्व बैंक की शिक्षा टीम ने दुनिया भर के उन देशों के अनुभव के आधार पर एक नीतिगत नोट तैयार किया है जहां स्कूल फिर से खोले जा चुके हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि एहतियात के साथ स्कूल खोलने से छात्रों, कर्मचारियों और समाज में संक्रमण फैलने का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि महामारी की चपेट में आने के 1 साल के बाद वायरस और बीमारी दोनों के बारे में अब पर्याप्त जानकारी है। इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव को कम करने के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है। स्कूल बंद रखना आखिरी उपायों में शामिल होना चाहिए। टीका विकसित होने से पहले फिर से स्कूल खोलने वाले देशों के अनुभवों को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्कूल खोलने के लिए व्यापक टीकाकरण का प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा छात्रों के स्कूल लौटने से उनका डर भी दूर होगा। तो कोविड के कारण दुनिया में 1.6 अरब बच्चे स्कूलों से दूर हो गए हैं। नोट के मुताबिक जहां सरकार और समाज डरते हैं कि स्कूलों को फिर से खोलने से संक्रमण फैल सकता है, सिर्फ वहीं स्कूल बंद हैं, जबकि स्कूलों को खोलने से जुड़े साक्ष्य इस घटना के उलट हैं। इन देशों को स्कूल बंद रखने के नुकसानों का आकलन करना चाहिए, क्योंकि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि स्कूल बंद रखना स्कूल खोलने से जुड़े जोखिमों से कहीं ज़्यादा है। पिछले साल कोविड के कारण 188 से अधिक देशों में स्कूलों को बंद कर दिया गया और लगभग 1.6 अरब बच्चे जो थे वो स्कूलों से दूर हो गए थे। तो नोट में यह भी कहा गया कि स्कूलों को बंद रखना बीमारी का खतरा तो घटाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, मनोसामाजिक स्वास्थ्य और समग्र विकास को खतरे में डाल देता है। स्कूल फिर से खोलने का फैसला इन्हें खोलने और बंद करने के बीच के नफा नुकसान की तुलना कर लिया जाना चाहिए। बहरहाल अब तक के अनुभव से यही सामने आता है कि स्कूल बंद रखना ज़्यादा नुकसानदेह है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 80% स्कूल शुरू हैं। इसमें 54% में छात्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे हैं, 34% मिश्रित तरीके से, जबकि 10% सिर्फ दूरस्थ शिक्षण के लिए खुले हुए हैं। तो विश्व बैंक की जो सलाह है इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो 30 प्रश्न पूछे गए स्टाफ नर्सिंग परीक्षा में, ये प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की। तो थैंक यू सो मच।